साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय है बहिष्कार का दाव, जीतेंगे चुनाव। संदर्भ यह है कि देश इलेक्शन मोड में जा चुका है। आम चुनाव अगले साल होने हैं। अमूमन 2 महीने 4 महीने पहले देश में चुनाव का वातावरण बनता है, पर इस बार चुनाव को लेकर थोड़ी जल्दबाजी है। सत्तारूढ़ दल में भी है और विपक्षियों में भी है, इसलिए देश अभी इलेक्शन मोड में आ चुका है। जो कुछ भी घटित हो रहा है साफ दिखाई देता है कि वो ध्यान में हर राजनीतिक दल, हर राजनेता के 2024 है। भले इसके बीच में 2023 भी है और 2023 में भी कई राज्यों में चुनाव होना है, पर सारे राजनीतिक दल अपना ध्यान वैसे ही 2024 पर केंद्रित कर रहे हैं जैसे कभी अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर केंद्रित किया था। यह अलग बात है कि निशाना कौन साध पाएगा। तो ताजा मामला यह है जो आज का हमारा विषय बना है कि 2 घटनाक्रम हुए, एक शनिवार को, एक रविवार को। शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। यह गवर्निंग काउंसिल की बैठक सालाना होती है। यह 8वीं बैठक थी। पहले योजना आयोग हुआ करता था, उसके बाद में नीति आयोग बना। नीति आयोग के तहत जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है उसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रमुख केंद्रीय मंत्री और अधिकारी शामिल होते हैं। तो इस बैठक का गैर भाजपा शासित दलों के अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन आम आदमी पार्टी से लेकर अन्य तमाम दल, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल थी, स्टालिन भी शामिल थे, नवीन पटनायक भी शामिल थे, या उस बैठक में शामिल नहीं हुए। यह बैठक जो बताई गई थी वो इस संदर्भ में थी कि देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, तो 2047 में देश का स्वरूप क्या बने इसको सब मिल बैठकर तय करें। उस बैठक में विपक्षी दलों के ये तमाम मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए और उनका कहना यह था कि केंद्र सरकार ने राज्य की कोई अहमियत ही समझना बंद कर दी, तो ऐसी बैठक में शामिल होने का फायदा क्या। दूसरा घटनाक्रम रविवार के संदर्भ में था, जिसमें नव निर्मित संसद भवन का लोकार्पण था और लोकार्पण समारोह का मुख्य अतिथि राष्ट्रपति को न बनाए जाने को लेकर नाराज 20 विपक्षी पार्टियों ने आयोजन का बहिष्कार किया। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि जिस लोकतंत्र की बुनियाद में ही पक्ष और विपक्ष होता है, जिस लोकतंत्र की बुनियाद ही मत भिन्नता के परस्पर संवाद पर आधारित है, वहां पर मत भिन्नता के लोग अगर परस्पर संवाद से ही परहेज करेंगे तो लोकतंत्र रह ही कहां जाएगा। जो विपक्ष ये आशंका जताता है कि देश एक तंत्र की ओर जा रहा है, क्या विपक्ष का यह लहजा एक तंत्र की ओर नहीं ले जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर उठता है कि जो राजनीतिक दल या जो केंद्र सरकार ये दावा करती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही हमारा मूल मंत्र है, वो अगर देश के इन प्रमुख राजनीतिक दलों का विश्वास खो रहा है तो सबका विकास का दावा चरितार्थ कैसे होगा। महत्वपूर्ण सवाल है। इस महत्वपूर्ण सवाल को उत्तर खोजने की कोशिश हम इस कार्यक्रम में करेंगे। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ हैं, जिनसे आपका परिचय कराएं और इस महत्वपूर्ण मसले पर कुछ तथ्यों की पड़ताल करने की ईमानदार कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि दुष्टस्य दंडः सुजनस्य पूजा, न्यायेन कोशस्य ही वर्धनम च, अपक्षपात निज राष्ट्र रक्षा, पंचैव धर्मा कथितः नृपाणाम्। अर्थात दुष्टों को दंड देना, सज्जनों का सम्मान करना, न्याय से कोष बढ़ाना, किसी के साथ पक्षपात न करना और राष्ट्र की रक्षा करना, ये 5 राजा के कर्तव्य हैं। जिस देश में शासक को उसके दायित्वों के संदर्भ में इतने स्पष्ट तरीके से बोध कराया गया है, उस देश में इस प्रकार का विवाद अभी भी दिखाई दे तो ये विचार करना जरूरी हो जाता है कि पूर्वजों के द्वारा कही गई बातों पर क्या हम अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, विंग कमांडर सेवानिवृत्त अनुमा आचार्य जी इस चर्चा में मौजूद है। हमारे साथ खास तौर पर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। जो आम आदमी पार्टी बेहद मुखर है केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर, उसकी बात रखने के लिए किशोर झा जी हमारे साथ में हैं। और इन तीनों के बीच में खरी खरी कहने के लिए एक बार फिर हमारे साथ श्रवण करिए। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम अनुमा आचार्य जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे रविशंकर प्रसाद की ये दलील जिन्होंने इस बहिष्कार के संदर्भ में दी है। नीति आयोग की बैठक में 8 मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं। नीति आयोग देश के विकास, देश की योजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है।
ये नीति आयोग की 8वीं मीटिंग है कि 8वीं गवर्निंग काउंसिल के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं। अब आप इतनी संख्या में मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो यहां जो निर्णय लिए जाएंगे तो अपने प्रदेश की जनता की आवाज आप नहीं ला रहे हैं तो क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए क्या? ये निर्णय तो बंगाल के लिए भी होगा, ये निर्णय तमिलनाडु के लिए भी होगा, ये निर्णय बिहार के लिए भी होगा, ये निर्णय दिल्ली और पंजाब के लिए भी होगा, आदि आदि। तो इसका मतलब क्या है? ये बात पार्टी की ओर से हम बहुत गंभीरता से उठाना चाहते हैं कि मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे? कुल मिलाकर रविशंकर प्रसाद जी का सवाल है, कहां तक जाएगा विपक्ष मोदी विरोध के चलते? तो आपसे ही जान लेते हैं, कहां तक जाना चाहते हैं? तो इतनी औसत बुद्धि के भी हमें नहीं लगते हैं कि उनके नाम के आगे आप लोग ये करें कि अकेले मोदी जी और पूरा विपक्ष मोदी विरोध। मोदी विरोध नहीं है, हम तानाशाही का विरोध कर रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे कार्यकाल में जो बिल पर चर्चा की है वो 11% बिल हैं, जितने बिल पास हुए हैं उसके, वो भी पिछले वाले उनके कार्यकाल में। इस वाले में तो आपने देखा ही है क्या हो रहा है, और हर बार कुछ ना कुछ एक नई चीज ले आते हैं। जब किसान कानून लाए थे तब चर्चा नहीं की थी, लेबर कानून लाए थे चर्चा नहीं की थी, अग्निपथ जैसी लचर स्कीम लेकर आए जिससे सेना टूटेगी, उस पर चर्चा नहीं की। सेना के अंदर या कहीं पर भी ये चर्चा नहीं की कि सबकी यूनिफॉर्म आप बदल देंगे। इतनी कुंठा है नरेंद्र मोदी जी में कि जो हमारे इतिहास का उनको गर्व होना चाहिए था, जिस इतिहास को इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लिखा, जिन गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण करके जापान में गदगद होते रहे, उन्हीं गांधी जी को यहाँ उनकी टीम के लोग नीचे करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग जो लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, वो अगर ये कहें एक मोदी विरोध वगैरह कुछ नहीं है, तानाशाही का विरोध है। बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा आप ये बात। अभी 42 लाख करोड़ रुपए का बजट इन्होंने बिना किसी चर्चा के पास कर दिया। तो आप क्या समझते हैं, जो वॉर क्राई देता हो कांग्रेस मुक्त भारत, उसकी कुंठा समझिए। एक कुंठित पूरा का पूरा एक इनका गैंग है, मैं तो उन्हें टीम भी नहीं कह सकती हूँ। तो इस कुंठा का, जिससे लोकतंत्र का खात्मा हो रहा है, जिससे हर वरीयता के क्रम का अपमान हो रहा है, महिलाओं का अपमान हो रहा है। आज हमारे देश की पहलवान बेटियां, आपने क्या नहीं देखा? मुझे लगता है हर पत्रकार के अंदर का जो एक पत्रकारिता वाला दिल होता है, जो जज्बा होता है, कहीं ना कहीं तो आहत हुआ ही होगा। अगर नहीं हुआ और हम इसी मुद्दे पर रविशंकर प्रसाद जी ने ऐसा कुछ बोल दिया जो कि वैसे भी नकारे जा चुके हैं, और इसीलिए बार बार फ्रंट पेज पे आने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, ऐसी बातें करते रहते हैं। बहुत साफ बता रही हूँ, ये सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तानाशाही है। यहाँ कोई मोदी विरोध नाम की चीज नहीं है, तानाशाही का विरोध है, और लोकतंत्र में तानाशाही का विरोध। अनुमा जी, एक बात बताइए, जिस नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कांग्रेस ने नहीं किया, कई विपक्षी दलों ने बहिष्कार कर दिया। क्यों विपक्षी दलों को कांग्रेस का साथ नहीं मिला? जिस कांग्रेस की अपेक्षा होती है कि विपक्षी उनके साथ आए, थोड़ा इसके विषय में भी तो बताइए, इस विषय पे मत भिन्नता क्यों आ गई? ये आप बता पाएंगे, ये नीति का एक्रोनिम क्या है, फुल फॉर्म आपका? नीति आयोग जानते हैं आप? ये जी, ये नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया बोल के नीति बनाया था। और ये नीति आयोग ने किया क्या? आज तक कभी किसी भी चीज का अपना जो लेखा जोखा है वो नहीं दिया जी। हमेशा एक घोषणा करता रहा। वो क्या पॉलिटिकल पार्टी है क्या नीति आयोग? कुछ भी कहता है वो तो होता ही नहीं है, उसको क्वांटिफाई कर ही नहीं पाता है। कभी स्मार्ट सिटी की बात कर देता है, कभी कुछ और कर देता है। तो ऐसे भाषणबाजों का मतलब क्या है? अगर वो नीति आयोग जैसी कोई संस्था है जहां कोई प्रणाली बनती हो, पॉलिसी बनती हो, उसका लेखा जोखा होता हो, ऑडिट दिया जाता हो देश को, उसकी तो हम कोई बैठक में जाए भी, अब उनको वहां जाके अपना एजेंडा ही सेट करना है, तो उसमें जाने से फायदा क्या है? चर्चा का तो कुछ होता नहीं है, मोनोलॉग। अनुमा जी, आपकी बात ये भूपेश बघेल जी को समझ में क्यों नहीं आई? भूपेश बघेल जी तो उस बैठक में शामिल हो गए, ये बात अरविंद केजरीवाल को समझ में आई, ये बात भगवंत मान को भी समझ में आई, ये बात नीतीश कुमार जी को भी समझ में आई, ये बात स्टालिन को भी समझ में आई, पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री को यह बात समझ में नहीं आई। अशोक गहलोत की तबियत खराब हुई, लेकिन उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भेजा, भाई शामिल हो इस बैठक में, जिसको आप बता रहे हैं होता क्या है इस बैठक में। तो यही तो मेरा सवाल था
कि जो बात विपक्ष को समझ में आई कि नीति आयोग का कोई मायने नहीं है, कांग्रेस उस बैठक में शामिल क्यों हुई? देखिए हम लोग, मैं क्या बोलूं आपको, हर तरफ से उसी तरह की बातें आती हैं और कई बार अफसोस होता है कि क्या ये सब चर्चा के मुद्दे हैं जिसमें कभी हम मतलब पहले भी एक बार हो चुका है और आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार से मैं ये उम्मीदें नहीं करती हूँ। मेरा ये कहना है कि देखिए जहां जहां सरकार चर्चा से बचती रही है, लेकिन हम चूंकि हमेशा हम अपनी तरफ से प्रोसीजर्स को खत्म नहीं करना चाहते हैं, जाते हैं, लेकिन वहां फायदा क्या होता है? जी। दिक्कत यही है ना तो राज्यों को उनका हिस्सा मिलता है। अब सरकार ने उपकर लगा दिए हैं, क्योंकि करों के साथ तो हिस्सा बांटना पड़ेगा, उपकर लगा दो तो उसमें भी बच जाएंगे। तो कहीं पर भी क्या सरकार किसी को साथ लेके चल रही है? सरकार वॉर क्राई देती रही है, ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत। तो ये तो हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ गलती कहाँ है। जिसके ऊपर दारोमदार है इस देश के लोकतंत्र को चलाने का, क्या वो लोकतंत्र चला रहे हैं? वो तो सिर्फ तानाशाही कर रहे हैं। और समझ में कुल मिला के इतना आ रहा है कि अनुमा आचार्य जी अगर मुख्यमंत्री की भूमिका में होती तो वो भी शायद उस बैठक में शामिल नहीं होती। अब कांग्रेस के कोई मुख्यमंत्री अगर शामिल हुए तो ठीक है, प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, लेकिन वो वाकई विपक्ष के साथ जुड़ती हुई नजर आती है। के शर्मा जी मेरे साथ है, उनके पास आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने इस बुलंदी तरीके से विरोध को सार्वजनिक किया उनकी बात तो सुन ली जाए, तो फिर के शर्मा जी की बात सुनने में ज्यादा आनंद आएगा। तो किशोर जी मेरे साथ हैं क्या? किशोर जी, एक अध्यादेश क्या आया, आपको विरोध करना इतना भाया कि कांग्रेस का साथ देने के लिए आप संसद वाले मामले में जुड़ गए और इधर वाले मामले में लेकिन साथ लेना भूल गए। थोड़ा समझाएंगे कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने से अरविंद केजरीवाल को क्या मिलेगा, दिल्ली को क्या मिलेगा, पंजाब को क्या मिलेगा? थोड़ा समझ में तो आए कि यह बहिष्कार है, इससे आम आदमी कैसे लाभान्वित होगा। देखिए, दिल्ली वासियों का विरोध दर्ज कराने का एक तरीका था जी कि जिस प्रकार से पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने दिल्ली के साथ भेदभाव किया है और जब पंजाब में हमारी सरकार बनी है तो उनका रवैया फिर उसी प्रकार का पंजाब के साथ भी है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली और पंजाब की जनता के प्रतिनिधि होने के तौर पे हमने अपना विरोध दर्ज कराया केंद्र सरकार को और उनको बताया कि आप पारदर्शिता के साथ जो है, बिना भेदभाव के, जो आपने सूत्र शुरू में बताया था, चाणक्य सूत्र, उसी सूत्र का पालन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह किया। मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी भी लिखी कि जिस प्रकार से संवैधानिक पीठ की 8 साल सुनवाई चली और एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया उस पीठ ने जी, और उस फैसले को आप 6 दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, आपने दिल्ली की जनता से उनके हक को छीनने का काम किया उस असंवैधानिक अध्यादेश के माध्यम से। तो वो भी है। उसके अलावा आप देखें कि केंद्र सरकार जो है सभी राज्यों के नगर निगम को जो है एक सहायता राशि के रूप में देती है सभी राज्यों में, लेकिन दिल्ली में जो देश का सबसे बड़ा नगर निगम है एमसीडी, वहां उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता केंद्र सरकार की तरफ से जी। आप देखें कि देश में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक देश के सेंट्रल कलेक्शन में जो है दिल्ली से इनकम टैक्स के रूप में दिया जाता है दिल्ली वासियों के द्वारा, और वापस दिल्ली वासियों को उसके बदले में मात्र 250 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जगहों पे, जैसे पंजाब का जो है बिजली का बहुत सारा पेंडेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है, जीएसटी का बहुत सारा पेंडेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है जो वो रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो एक तरीके से ऑटोक्रेट और तानाशाही तरीके से जो है ये सरकार केंद्र में चलने का काम कर रही है, तो मुझे लगता है उनको आईना दिखाने की आवश्यकता है और आम आदमी पार्टी ने भी यही कोशिश की है। पर किशोर जी, समझ नहीं जाऊंगा कि उस बैठक में शामिल होकर अपने मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाते वो ज्यादा बेहतर विकल्प था, ये बहिष्कार का रास्ता अपनाना और उनको खुला छोड़ देना, आपको जो करना है कर लीजिए क्योंकि आप तो है ही नहीं, ये ज्यादा मुफीद रहा? देखिए, सरकार की कार्यप्रणाली शुरू से ही यही है कि जिसको जो बोलना है वो बोलते रहें। देश का किसान सड़कों पे रहा 2 साल, देश के जवान जो है इस ओआरओपी के मामले में सड़कों पे रहे, इसके अलावा छात्र बहुत लंबे समय तक जो है परीक्षाओं और पेपर लीकेज के कारण जो है अलग अलग राज्यों में सड़कों पे हैं। आप जेएनयू का मसला देखें कि पूरी सरकार लग गई थी जेएनयू देश के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय को बदनाम करने के लिए,
सिर्फ इसलिए कि वहां पे एबीवीपी वाले चुनाव नहीं जीत पाते। जी। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये सरकार अपनी मनमानी करती है, आप किसी मीटिंग में हो आप ना हो, इन्होंने जो करना है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रधानमंत्री जी ने आज तक 8 साल में 7 सवालों के जवाब दिए हैं। आप इनसे किस प्रकार की चर्चा की उम्मीद करेंगे? बिना चर्चा के तमाम कानून पास कर दिए जाते हैं। संसद के सत्र का वेट नहीं किया गया, जो कानून लाया जा सकता था दिल्ली के अध्यादेश को पलटने के लिए, दिल्ली के संवैधानिक पीठ के फैसले को बदलने के लिए, लेकिन एक असंवैधानिक अध्यादेश ले आए। तो आप यूं कहें कि इनको संविधान की, संसद की, संस्थाओं की किसी भी मैं के शर्मा जी के पास जाऊं उससे पहले एक ही सवाल किशोर जी, इस बहिष्कार के दांव से फायदा क्या आप समझा पाएंगे? ये बहिष्कार किया, इसका ये फायदा है। देखिए, जब तक आप तानाशाह को ये नहीं बताएंगे कि ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे पक्ष और विपक्ष इक्वली इंपॉर्टेंट है, कहीं पे आप पक्ष में हैं तो कहीं पे आप विपक्ष में भी हैं जी। ऐसा नहीं है कि आप तमाम जगहों पे आप पक्ष में हैं जी। कहीं पे आप विपक्ष में हैं, कहीं पे आप पक्ष में हैं, कहीं पे आप सरकार में हैं, कहीं पे आप सरकार से बाहर हैं। तो आपको बिना भेदभाव के, वंस एक बार अगर चुनाव खत्म हो गए, चुनाव में जो पार्टी जीती, जो सरकार बनी, उसको एक सरकार के तौर पे आप देखिए कि जहां जहां इनकी सरकार नहीं बनती है, उस राज्य को ये बदनाम करने के लिए पूरी मशीनरी लगा देते हैं। केरल की तुलना इन्होंने सूडान और सीरिया जैसी जगहों से की। कश्मीर, पश्चिम बंगाल की तुलना ये बांग्लादेश और पाकिस्तान करते हैं। क्या ये हमारे देश के हिस्से नहीं है? आप ये देखिए कि तमाम विपक्षी दलों के राज्य हैं जहां की तुलना ये पता नहीं कहां से करते हैं। मुंबई को इनकी पार्टी के लोग जो है एक बार कराची बुलाया करते थे जब ये सत्ता में नहीं थे। तो जैसे ये सत्ता में से बाहर हो जाते हैं, इन्हें देश के अखंडता की, एकता की कोई चिंता नहीं रहती, और जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं तो फिर इन्हें देश की संवैधानिक संस्थाओं की, उनके मूल्यों की, उनके आजादी की, उस चीज की चिंता से ये मुक्त हो जाते हैं। किशोर जी का कहना तानाशाह को एहसास कराने के लिए किया। अब मेरे साथ में के शर्मा जी हैं, निशाने पर हैं शर्मा जी आप और आपकी पार्टी। दावा आपका सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो साथ और विश्वास दोनों ही तो नहीं दिख रहा। मानते हैं अपनी इस विफलता को कि हम 28 राज्यों में से 10 राज्यों के मुख्यमंत्री को अपने साथ बिठा पाने में नाकाम रहे। हम जिस संसद भवन के संदर्भ में अभिभूत हो रहे हैं बनाकर, उसमें 20 राजनीतिक दलों की मौजूदगी से वंचित रह गए पहले ही दिन। अपनी इस असफलता के संदर्भ में क्या कहेंगे के शर्मा जी? हिमांशु जी, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आपके शो में मैं आया और छत्तीसगढ़ में आकर आपके स्टूडियो में आया। जी, स्वागत है। ये मेरा सौभाग्य है। और बाकी मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये हमें जनता से चाहिए, ये इन विपक्षी दलों से नहीं चाहिए। ये दे ही नहीं सकते क्योंकि ये तो विरोध में खड़े हैं। तो ये हम चाहेंगे भी तो कहां से हमारे प्रति विश्वास व्यक्त करेंगे? हमें जो विश्वास चाहिए जनता का चाहिए, और जनता हमें वो विश्वास दी है। यदि आज हमें दूसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का मौका दिया और पहले से ज्यादा सीटों के साथ 282 से बढ़ाकर 303 सीट दिया है, तो जनता का विश्वास हमको चाहिए, और जनता का विश्वास हमें मिल रहा है। और आज विभिन्न देश भर के 15-16 राज्यों में हमारी यदि सरकारें हैं तो वो जनता के विश्वास के बल पर है। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता को। पहले तो मैं कह दूं कि कम से कम सार्वजनिक डिबेट में आपको भाषा आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप एक सरकार को गैंग बोल रहे हैं, ये आपके संस्कार हैं? ये कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है, ये संस्कार सीख के आई है और कहती है कि मैं किसी उसके सेना में कहीं पर नौकरी में रही हूं। कहती नहीं है, रही है। रही है तो ये संस्कार सीखी क्या? आता हूं अनुमा जी, एक बात के शर्मा जी अपनी बात पूरी कर ले। एक सरकार को, चुनी हुई सरकार को गैंग बोल रही है जी, मतलब ये स्तर हो चुका है इनका। खैर, दूसरी बात, इन्होंने रवि जी पर एक कमेंट्स किया जी। जितनी इनकी आयु नहीं है उससे ज्यादा उनकी राजनीतिक आयु है जी। मुझे इस भाषा में इसलिए बात करना पड़ रहा है क्योंकि इस भाषा में, इतनी बदतमीजी की भाषा में इन्होंने बोला है उनके लिए। वो देश के कानून मंत्री रह चुके हैं, वो सांसद रह चुके हैं कई बार के। आप उन पर ऐसी भाषा शब्दावली का प्रयोग कर रही।
शर्मा जी, बहुत इतना माफी के दुर्भाग्य। साथ आपसे जानना चाहूंगा, जी आपको हनुमा जी से इतनी शिकायत हो गई, उन्होंने मुझे शिकायत उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन मेरा सवाल ये है जी। कि रविशंकर प्रसाद जी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल या संबोधन या कटाक्ष करने का मौका हनुमा जी को मिला तो किसके कारण मिला? आपकी पार्टी का इतने अनुभवी राजनेता, इतने विद्वान राजनेता, इतने विद्वान कानूनविद, इतने अनुभवी मंत्री जो अटल जी के भी दौर में थे। अब इन लोगों को लगता है, हनुमा जी को लगा, उनके भावनाओं को समझिए, उन्हें लगा कि रविशंकर प्रसाद जैसे व्यक्ति को ऐसे कोने में बिठा रखा है, तो वो ये नहीं कहा उन्होंने जी उन्होंने औसत बुद्धि का कहा है। जी इनके शब्दावली औसत बुद्धि के हैं। जी और ये तो देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा इन्होंने, जी देश के प्रधानमंत्री को सैकड़ों गालियां दे चुके हैं लोग। जी। ये इनका स्तर है कांग्रेस के लोगों का। जी। खैर, मैं विषय पर आता हूं। इन्होंने अभी बताया कि सेना का ड्रेस बदल जाए, जो स्वतंत्रता संग्राम के समय जो सेना के ड्रेस थे वो बदल दिए गए। अरे गुलामी से इतना प्यार क्यों है आपको? अभी भी गुलामी की विरासत चाहिए आपको? जी ये देश स्वतंत्र हो चुका है, 75 वर्ष स्वतंत्रता के हो चुके हैं। जी आप भी आज भी आप गुलामी के एहसास में जी रहे हैं, और गुलामी ही चाहिए आपको ड्रेस में भी। चलिए, ये आपकी मानसिकता हो सकती है, आपको बधाई है। अभी इन्होंने कहा कि जो है बजट पास कर दिया गया। जी बजट पे चर्चा से किसने मना किया था? और बजट पे चर्चा भी हुई थी, और बजट पे ही नहीं, राष्ट्रपति अभिभाषण में भी चर्चा हुई थी, और आपने भाग लिया था। और आपने भाग लिया, और भाग लेने में आपने मौका गंवाया, क्योंकि आपको किसी और मुद्दे पर बात करना था। राष्ट्रपति अभिभाषण का मौका आपने खो दिया, आपने उसमें विषय पर बात ही नहीं की। और जो मुद्दे आप लेकर गए, वो मुद्दे का भी कुछ नहीं हुआ, उसका भी सुप्रीम कोर्ट से सब कुछ आ चुका है, बहुत सारे उसमें चीजें आ गई हैं। खैर, अब बात इनका कहना है कि हमारी वहां मत भिन्नता है। तो आप मत भिन्नता कैसे व्यक्त करेंगे? लोकतंत्र में यदि मत भिन्नता व्यक्त करनी है तो आप संसद में बहस करके करेंगे ना। आप जब संसद चलने नहीं देते, संसद की ट्रेजरी बेल्ट में चढ़ के आपके नेता किस तरह फाइलें पटकते हैं, स्पीकर के ऊपर किस तरह फाइलें फेंकते हैं, माइक तोड़ते हैं, गले में फांसी का वो लगा के आपके साथ के लोग घूमते हैं वहां पर। और अभी अभी ये उसके भी पार्टी के कह रहे थे, केजरीवाल जी के पार्टी के संजय सिंह ने क्या हरकत की थी सदन के अंदर, ये क्या सबके देखा नहीं देश की जनता ने? देश की जनता ने वो दृश्य भी देखे। तो आपको वहां पर चाहिए कि आप किसी भी तरह से सदन न चलने दें, सदन न चलने दे तो आप ठीक है, उसका आप खामियाजा भोगते हैं। इसलिए क्योंकि विपक्ष के पास सबसे बड़ा हथियार आंसू जी लोकतंत्र में सदन है। सदन के अंदर चर्चा करना और सदन में जो है सरकार के गलतियों को दिखाना, यही एक अच्छा अवसर होता है। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देते, आप किसी उसमें शून्यकाल नहीं चलने देते, तो ये तो आपके हैं। और सदन कोई इकलौते कोई सरकार की वो बपौती तो है नहीं, वो तो दोनों को साथ के मिलकर चलना है। अब इन्होंने कहा, अभी इन्होंने केजरीवाल साहब के एक प्रवक्ता कह रहे थे, वो आरोपी के लिए कहां पर प्रदर्शन हुए हैं किशोर जी? 2014 के बाद का एक प्रदर्शन आप बता सकते हो आरोपी का? हमने वो आरोपी दिया, 1970 में वो आरोपी कांग्रेस पार्टी ने खत्म की, और वादा करते रहे 500 करोड़ रुपया बजट में एलोकेट करके गए। आज 50,000 करोड़ से ज्यादा का ओआरपी का भुगतान किया इस सरकार ने। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे ये तो वो कांग्रेस थी जो कि अपने शहीदों के लिए स्मारक तक नहीं बना पाई, और उसके लिए स्मारक बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी की सरकार ने बनाया। इसका तो आज पूरा सेना गर्व करता है। और जिस सेना की बात अभी कर रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता, मैं तो समझता हूं कि कहती हैं कि यानी सेना से हैं, बताती भी हैं, तो मुझे तो नहीं हुई थी मैडम। सेना का जनरल जो है गली का गुंडा होता है, यह आपके कांग्रेसियों की भाषा है। आप जब एयर स्ट्राइक हुआ तो आप सबूत मांगने चले गए। तो यह आपकी सोच है देश की सेना के प्रति, जिस पार्टी की आप प्रवक्ता है। रही बात बहिष्कार की कि आप सदन में आप अभी उसमें नहीं आए, अरे ठीक है, आप विपक्ष दल थे, 20 दल थे, आपको लगा कि हमें नहीं जाना है, आप नहीं गए। 25 दल उसमें पार्टिसिपेट किए, वो 25 हमारे कोई सहयोगी दल नहीं है, वो भी हमारे विपक्षी दल ही हैं, लेकिन 25 दलों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और यदि आंकड़ों की संख्या में आपको समझा दूं तो 244 सांसदों ने विरोध किया और 500 से ज्यादा सांसद उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।
तो आपकी भूमिका वहां क्या थी और किस लिए? संसद आपको ताबूत नजर आता है? संसद को आपने ताबूत की तरह तो बताया उसकी परिभाषा, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया ने नहीं किया तो वो संसद ताबूत हो गया। मुझे आश्चर्य है कि किस मानसिकता पर आज कांग्रेस, किस मानसिकता पर के शर्मा जी, मुझे तो आपकी इस दलील को जानने में दिलचस्पी। आपने कहा कि हमें तो जनता का साथ चाहिए, ये तो विरोधी है। पर लोकतंत्र में तो अपेक्षा ये रही कि जब विषय देश का हो तो सब साथ में आए, और इस संदर्भ में इस बड़प्पन की, इस पहल की उम्मीद तो सत्तारूढ़ दल से होती है, सत्तारूढ़ दल के नेता से होती है। पहले जब कभी ऐसे मौके आते थे तो देखते थे, अटल जी सोनिया जी से बात करते थे, सोनिया जी जो है लालकृष्ण आडवाणी जी से बात करती थी। इस बार इतना विवाद हुआ, ऐसी कोई पहल दिखाई नहीं दी। ये प्रधानमंत्री जी के स्तर पर कोई बात हुई हो, जेपी नड्डा जी ने जो है खड़गे जी से कोई बात की हो। आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई आपने मान लिया है कि इस देश में अब विपक्ष की कोई अहमियत नहीं है? नहीं, अब आपको विपक्ष की जरूरत नहीं है। एक सवाल। आपने- दूसरा, आप केवल देश के संदर्भ में बात कर रहे हैं। देश में हमें 303 सीटें मिली हुई हैं, पर 28 राज्यों में से आधे राज्यों में गैर भाजपा शासित सरकारें हैं। क्या उनके साथ की आपको कोई जरूरत नहीं है? नीति आयोग की आप बैठक कर रहे हैं, क्या देश के संदर्भ में गैर भाजपा शासित राज्यों की कोई भूमिका नहीं रहेगी अमृतकाल के अंदर? या 2047 का सपना आप इन गैर भाजपा शासित राज्यों के बगैर पूरा कर लेंगे, जो आपने कह दिया कि विरोधियों की हमें साथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो विरोध में सरकारों में है कई राज्यों में? तो थोड़ा इनके संदर्भ में आपकी स्थिति स्पष्ट हो तो मैं श्रवण जी के पास चलूं। ठीक है, मैं आपको दो चीजें स्पष्ट कर। आपने पहले परंपरा की बात जी, बिल्कुल परंपरा रही है हिमांशु जी, जी। और परंपरा निभाया भी गया जी। आपको ध्यान होगा, स्वयं जो है गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह ने अपील की, राजनाथ सिंह जी जो है रक्षा मंत्री जी ने अपील की, संसदीय मंत्री ने अपील की इनसे। लेकिन यदि आप कोई राजनीतिक एजेंडे के साथ खड़े होंगे, जी, आप संसद का उस दिन से विरोध कर रहे हैं जिस दिन उस संसद की भूमि पूजन हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट चले गए उसको रुकवाने के लिए, आपने बिस्टा जो प्रोजेक्ट था उसको रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, और वहां की लताड़ खा के आप वापस आए। अभी भी आप जो है सुप्रीम कोर्ट गए उद्घाटन के लिए भी, लोकार्पण के लिए, वहां से फिर मुंह की खा के वापस आए। आपसे बात की स्थिति तो तब है ना जब आप राजनीतिक एजेंडा के साथ खड़े ना खड़े हो। यदि आप राजनीतिक एजेंडा के साथ खड़े होंगे तो हम क्या करेंगे? हम जाके वहां पर आपसे विनती करते फिरेंगे, और किस बात की? और अपील तो हमने की, एक स्वाभाविक रूप से वार्ता करते। लेकिन आपकी जब संसदीय दल के नेता कर रहे हैं, एचएम साहब कर रहे हैं, जो है रक्षा मंत्री कर रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, नड्डा साहब ने अपने भाषण में कहा है उसमें कि उनको आना चाहिए, हम अपील करते हैं। लेकिन आप एक राजनीति को कर रहे हैं, और आप उसका विरोध किस कारण से? बनने से लेकर और लोकार्पण तक कर रहे हैं, और उसके लिए आप कोर्ट और सबका दरवाजा खटखटा रहे हैं। नंबर 1। दूसरी बात आपने नीति आयोग की। हमें पूरा देश का विकास हम कर रहे हैं। आज पूर्वोत्तर के सारे क्षेत्र आप देख लीजिए, चाहे आप जो है साउथ का क्षेत्र देख लीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र देख लीजिए, कोई भी क्षेत्र हिमांशु जी विकास से रुका नहीं। और नीति आयोग की बैठक पर आना या ना आना, यह निर्णय राज्यों का है, राज्य के मुख्यमंत्रियों का। यही बात जो है रवि जी ने कही थी कि आप अपने राज्य की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हम नीति आयोग की बैठक बुलाना, ये कोई प्रधानमंत्री जी की वो नहीं है कि आप जो है हाथ जोड़ जोड़ के कहें कि बैठक में आइए आइए आइए। ये मेरे कोई घर की शादी है क्या? जी, ये घर की किसी की शादी है क्या? आपको अपने राज्य का, जिसने आपको वोट दिया है, उसकी वोट की और उसकी विकास की चिंता नहीं है क्या? आप उसके लिए अपना आगे, आज 100 से ज्यादा योजनाओं पर उस पर चर्चा हुई, और उसमें विकास के काम, और ऐसा नहीं है कि उसमें इन राज्य के लोग नहीं आए हैं तो उनके विषय में चर्चा नहीं हुई है, उनके विषय में भी चर्चा हुई है। आप आते तो अच्छा होता कि अपने राज्य की आवश्यकता और उसकी आवाज को वहां उठाते और रखते, तो शायद उस पर भी चिंतन अच्छे से होता। ये है उसकी सोच, ये है उसकी सोच। के शर्मा जी ने सीधे कह दिया, भाई अपने घर की शादी है क्या जो हाथ जोड़ जोड़ कर प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे? क्या उम्मीद कर रहे हो? बहरहाल मुझे आना है श्रवण जी के पास। देखिए, हनुमान जी को काफी निजी तौर पर निशाने पर लिया के शर्मा जी ने। मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हनुमान जी उस संदर्भ में अपनी बात कह पाए। तो हनुमान जी का संक्षिप्त में हस्तक्षेप, और फिर श्रवण जी के पास चलते हैं अब तक की चर्चा पर खरी खरी सुनने के लिए। जी हनुमान जी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के जो भी प्रवक्ता होते हैं या नेता होते हैं, महिला विरोधी तो होते ही हैं। इन्होंने देशभक्ति की ऐसी फ्रेंचाइजी खोली, आ गई महिला कार्ड खेलने। इस समय
में स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, ये कायर की तरह अंग्रेजों की गोद में छुपे हुए थे। तो आपने आज तक कभी प्रधानमंत्री को शांति की अपील करते हुए सुना है क्या? मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पहलवान बेटियों के ऊपर प्रहार हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बीजेपी के एक अक्खड़ प्रवक्ता आके कहते हैं कि पुराने समय की यूनिफॉर्म थी। इनको कुछ तो कोई ज्ञान तो लेकर आना चाहिए आपके प्रोग्राम में। और जब किसी से बात करें और किसी सेना के पूर्व अधिकारी से अगर उससे ये बदतमीजी करेंगे तो मैं जानती हूं कि आप केवल वोट के लिए सेना के अधिकारियों का प्रयोग करते हैं और सेना के लोगों का, आपका अंदर से सेना के प्रति कोई सम्मान नहीं है। पूरी सेना, सैन्य कर्मी और उनके परिवार सिर्फ वोट बैंक है और इनकी मॉरल पुलिसिंग अपनी जेब में रख कर आया करें। यहाँ चर्चा हो रही है और आप चर्चा में बुलाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरह से व्यक्तिगत आक्षेप करने वाले लोगों को कम से कम थोड़ा सा सौजन्यता और शिष्टाचार उनको सिखा कर लाया करें। ये कहना पड़ रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरी 24 साल की सर्विस के ऊपर क्यों उंगली उठाई? क्या मैंने पूछा कि क्या आप जेल से पकड़ के लाए हो के शर्मा को? मैंने तो नहीं कहा ना। जब मैं व्यक्तिगत बात नहीं करती हूं तो बहरहाल मुझे लगता है कि हमें निजी तौर पर एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हुए चर्चा के बिंदुओं पर केंद्रित होना चाहिए। हनुमा जी एक वरिष्ठ सहयोगी हैं, उसी प्रकार से के शर्मा जी भी एक वरिष्ठ प्रवक्ता है। उम्मीद करता हूं आप दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ में बात रखते हुए उन तथ्यों को रखेंगे ताकि देश एक मानस बना सके कि उसे किस और जाना है। उसमें मददगार है हमारे साथ श्रवण जी। और श्रवण जी, आपसे जानना चाहता हूं, नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार, संसद के लोकार्पण समारोह का बहिष्कार, यह बहिष्कार ज्यादा बेहतर अस्त्र है या नीति आयोग की बैठक में शामिल होकर मुख्यमंत्री, अगर उन्हें लग रहा है कि उनके राज्य के साथ में ठीक नहीं किया जा रहा, उनकी जरूरतों को अनदेखा किया जा रहा है, वो बात रखते तो ज्यादा बेहतर अस्त्र है एक लोकतांत्रिक देश में? क्या सोचते हैं आप? ये दांव चुनावी है या वाकई इसके कुछ उन राज्यों की बेहतरी के लिए मायने हैं? हिमांशु जी, जी आपके साथ चर्चाओं में, कई चर्चाओं में भाग लिया है, जी, पर आज सबसे ज्यादा डर लग रहा है। वो डर मुझे के शर्मा जी से लग रहा है कि वो कहीं मेरे ऊपर पिल नहीं पड़े। मैं देश की कई चर्चाओं में रोज भाग लेता हूं जी, पर मुझे डर ये लग रहा है कि ये कहीं मेरे को लपेटे में नहीं लेने। आप निश्चित मैं रहना, जो आप भी हम सबके लिए बेहद सम्मानीय। शर्मा जी भी आपका पूरा सम्मान रखते हैं। जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ शर्मा जी के मुंह से, बहुत ही अपमानित महसूस कर रहा हूँ। जी देखिए, शर्मा जी ने बहुत साफ कह दिया है और बहुत ही तानाशाही तरीके से कहा है। जिस भाषा में प्रधानमंत्री मोदी देश से बात करते हैं, उनके प्रवक्ता भी उसी भाषा में बात करते हैं और रविशंकर प्रसाद भी उसी भाषा में बात करते हैं। पता नहीं रविशंकर प्रसाद को के शर्मा कब से जानते हैं। 74 में जब वो मेरे साथ काम करते थे बिहार के आंदोलन में, मैं तब से जानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के तमाम नेताओं को मैं तब से जानता हूं। के शर्मा साहब उस समय क्या कर रहे थे मुझे पता नहीं है। आप रविशंकर प्रसाद की भाषा सुन लीजिए, वो धमका रहे थे। वो वैसे धमका रहे थे जैसे कर्नाटक में अमित शाह धमका रहे थे कि अगर भारतीय जनता को वोट नहीं दिया तो आपको पीएम का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कांग्रेस अगर आ गई तो यहां दंगे हो जाएंगे। रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि अगर आप यहां नहीं आए तो आपके प्रदेश की जनता को लाभ नहीं मिलेगा। आप कौन होते हैं लाभ देने वाले? 10 राज्यों के मुख्यमंत्री 65 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं देश की। अगर वो नहीं आए तो कुछ सोच समझ के आए होंगे, नहीं आए होंगे। 244 सांसद आपकी नई संसद के विरोध में रहे। प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण में विपक्ष की अनुपस्थिति के बारे में एक शब्द नहीं कहा कि उनको दुख हो रहा है कि देश का विपक्ष यहां अनुपस्थित है। प्रधानमंत्री ने कोई दुख व्यक्त नहीं किया कि देश की राष्ट्रपति यहां अनुपस्थित है।
प्रधानमंत्री ने कोई दुख व्यक्त नहीं किया कि संसद में वो आदमी मेजे थपथपा रहा है जिसके खिलाफ जंतर मंतर पर बैठी बेटियां जब प्रदर्शन करने आ रही हैं तो उन पर लाठियां चल रही हैं। के शर्मा जी क्या बात कर रहे हैं आप, जरा मुझे बताएं। के शर्मा जी कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। हमको विपक्ष की जरूरत नहीं है, हमको जनता से मतलब है। हम जनता से प्रधानमंत्री सीधे बात करते हैं। प्रधानमंत्री इतने पॉपुलर हैं कि उनको विपक्ष की जरूरत नहीं है। वो जहां जाते हैं वहां चुनाव जितवाते हैं। उन्होंने पंजाब में जितवाया, कर्नाटक में जितवाया, हिमाचल में जितवाया। इन्होंने गिनती लगाई 244 सांसदों की जो नहीं थे। जरा बताएं कि ये 244 सांसद कितनी बड़ी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिमांशु जी, आप पूछ रहे हैं कि ये किस चीज का विरोध है। ये तानाशाही का विरोध है। ये मोदी का विरोध नहीं है, गोदी का विरोध। ये इस देश में तानाशाही का दरवाजा बंद करने का विरोध है, के लिए है। ये जो राजशाही आ रही है ना, सेंगोल के जरिए, राजदंड के जरिए, सामंतशाही, ये उसका विरोध है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा शर्मा जी ने, क्योंकि आपके कार्यक्रम को कई लोग सुनते हैं। इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि उल्टे मुंह की खाई वहां से। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू entertain the petition. Supreme Court was not inclined to entertain the petition. सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को सुना ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज की भी इजाजत नहीं दी तुषार मेहता के कहने पर कि पिटिशनर किसी और कोर्ट में दाखिल कर दे, किसी और बेंच के पास। उन्होंने खारिज कर दिया। तुषार मेहता ने कहा कि इसको खारिज कर दीजिए, नहीं तो ये किसी और बेंच के को लगा देंगे। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर ने? पिटिशनर ने कहा था कि जो राष्ट्रपति हैं वो दोनों सदनों की सर्वोच्च नेता हैं। सदनों की बैठक को आहूत करने का, प्रोरोग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। प्रधानमंत्री केवल एग्जीक्यूटिव हेड हैं सरकार के, इसलिए संसद के उद्घाटन का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति का बनता है। शर्मा जी को चाहिए कि वो देश को एजुकेट करें। वो प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि हैं। उनकी छवि इस देश में जो श्रोता हैं इस समय आईएनएच के, उनके जरिए वो प्रधानमंत्री की प्रतिमा को गढ़ रहे हैं। आप अपनी बात को कहिए कि आपका आर्गुमेंट ये है, आप ये चीज कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का विपक्ष के साथ चर्चा में कोई भरोसा नहीं। सुप्रिया सुले ने कहा, आप ट्विटर पर है, उनका ट्विटर हैंडल पर जी, कि हमको 3 दिन पहले व्हाट्सएप पर निमंत्रण पत्र मिला है। आप कह दीजिए कि वो भी महिला कार्ड खेल रही है। हिमांशु जी, जो बात है वो ये कि इस देश में विपक्ष की जरूरत नहीं है। एक एक करके राज्यों में विपक्ष की हुकूमतें कायम हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हैं कि हमको जनता की जरूरत है, विपक्ष की जरूरत नहीं है। हम जनता से सीधे बात करें, ये कह रहे हैं। आप करिए बात। तो श्रवण जी ने चाहा कि
के शर्मा जी जो है बताएं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री की कौन सी छवि गढ़ना चाह रहे हैं। बार बार श्रवण जी ने इस बात पर जोर दिया है जो बुनियाद थी के शर्मा जी की, कि विपक्ष के साथ की हमें जरूरत नहीं है, हमें जनता के साथ की जरूरत है, वो हमें मिल रहा है। श्रवण जी ये कह रहे हैं कि राज्यों के स्तर पर साथ छूट रहा है। क्या कहते हैं शर्मा जी? देखिए, श्रवण जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन वो अपनी एक विचारधारा से ग्रसित हैं, इसलिए इस बात को कह रहे हैं जी। इसलिए मैं कहता हूं, क्योंकि यदि वो निष्पक्ष रूप से यदि बात करते इस समय पर, तो शायद इस तरह की बातें नहीं करते। मैंने जो पहली बात कही थी आपसे कि हमने जो नारा दिया कि जनता का विकास, जनता का प्रयास, और ये जो नारा आपने साथ का कहा जी, मैंने जनता की बात की। मैंने आपसे क्या कहा? विपक्ष का हमें वो नहीं चाहिए जी। विपक्ष लोकतंत्र में होता है, विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका या नकारात्मक भूमिका जो भी निभाए जनता उस पर निर्णय करती है, और सत्ता पक्ष जो भूमिका निभाती है वो होती, दोनों चीज होती। लेकिन हर चीज में विपक्ष हमारे साथ होगा ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है जी, कि हर चीज में वो हमारे साथ हो, तो फिर वो विरोध क्या करेगा? और हर चीज में यदि हमको यही देखना है कि विपक्ष जो है संतुष्ट हो पहले, तभी हम देश का विकास का कोई काम करेंगे, तो ये तो कभी संभव ही नहीं होगा हिमांशु जी। तो समझ जी कि यदि मैं परिभाषा सुनूं तो वो तो लगभग इसी परिभाषा पर दिक्कत है। दूसरी है। एक मिनट शर्मा जी, मैं बताता हूं दो तीन आपको। बात मैं करूं, नहीं, फिर आप एक मिनट एक टिप्पणी लूंगा। असल में क्या है, श्रवण जी तो प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से बहुत प्रेरित थे। प्रधानमंत्री जी अभी ऑस्ट्रेलिया से लौटे थे, ऑस्ट्रेलिया से लौट के आके उन्होंने बताया कि देखो ऑस्ट्रेलिया में कितनी बेहतर स्थिति है, सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ बैठता है। तो हम लोगों को उम्मीद जग गई कि भाई आप ऐसा प्रयास यहां पर भी करेंगे, सबको साथ बिठा लेंगे। अब आपने कह दिया ये विपक्ष क्या साथ देगा, तो दोनों में विरोधाभास है ना। प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा यही जताई थी, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है यानी देश में भी ऐसा हो, तो कैसे होगा बात? उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो बात की थी उसमें स्पष्टता थी जी। विपक्ष उस कार्यक्रम में आया जी विपक्ष ने उसको राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाया ना जी कि ये जो है इंडियन डायस्पोरा का कार्यक्रम है, हम नहीं जाएंगे जी वो भी ऐसा तो कुछ राजनीतिक एजेंडा नहीं जी। बना। आपने बिना किसी विषय को लेकर एक राजनीतिक एजेंडा के तहत अपनी राजनीति के लिए आप जो है देश के इतने बड़े ऐतिहासिक स्वर्णिम अवसर को जो है विवादित कर रहे जी। हैं। उसके बनने पर भी आपने विवाद पैदा किया, उसके लोकार्पण में भी कर रहे हैं जी बनाने की बात इसी कांग्रेस के समय पर हुई थी, जी जरूरत भी महसूस की गई थी। ये अलग बात है कि महज 2.5 वर्ष के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो है बना, ये निर्णय हुआ और ये इसको साकार रूप दिया गया। जी अभी श्रवण जी ने सुनाया, ठीक है, वो अपनी सोच के अनुसार उन्होंने बताया, 2-3 राज्य गिना दिए। श्रवण जी वैसे तो आप बहुत वरिष्ठ हैं, तो आप ये भी जान रहे होंगे कि पिछले 2022 से 23 के बीच में 11 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 11 राज्यों के चुनाव में 8 राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, 2 राज्य में कांग्रेस और 1 में आम आदमी पार्टी। तो ये 8 राज्य हमने जीते, इसमें कोई हमारी उपलब्धि नहीं है। आपकी नजरों के हिसाब से तो कुछ नहीं है, आपकी नजरों के हिसाब से तो जो 2 राज्य कांग्रेस ने जीते वो आपकी उपलब्धि है, बाकी मोदी जी का सब फेलवर हो गया। तो आपका विश्लेषण मैंने इसलिए कहा कि एक पक्षीय है। दूसरी बात आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में की बात की। अब आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो आप देश की वो न्याय व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने खारिज कर दिया, तुषार मेहता के कहने पर कर दिया। न्यायालय जो है, जज किसी के कहने पर चल रहे हैं। यदि यह आपकी मानसिकता है तो मुझे बहुत तरस आता है आपकी मानसिकता पर कि आप देश के सुप्रीम कोर्ट के को भी जो है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जो लाइन आपने बोली है। तो इतना भी आप अंध विरोध में ना जाएं, इतना भी आप अंध विरोध न करें। यह न्यायालय का निर्णय था कि वो पिटीशन को सुने या ना सुने, उसमें तो यह भी कहा न्यायालय ने, यदि मैं गलत नहीं हूं हिमांशु जी तो करेक्ट कर दीजिएगा, कि इस तरह के पिटीशन के लिए हमें जुर्माना लगाना चाहिए आपके ऊपर जी। तो आप न्यायालय के भी निर्णय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तब मैं आपको यह कहता हूं कि कहीं ना कहीं आप जो विश्लेषण कर रहे हैं उसमें एक पक्षी सोच है। हमारा, मैंने शुरू में भी कहा, विपक्ष की नहीं, हमें जनता से सीधा संवाद, जनता का हमें विश्वास चाहिए, जनता का विकास करना है हमें, वो हम कर भी रहे हैं। तो आज आप उसको ये इस रूप में ले रहे हैं कि नहीं हमें विपक्ष नहीं चाहिए। अरे विपक्ष चाहिए, विपक्ष तो जनता बना के देती है ना, और जिस दिन नहीं देगी उस दिन देखेंगे।
लेकिन आज तो है, ठीक है, विपक्ष का तो उनको शर्मा जी, ओहदा मैं नहीं मिल हनुमान पाया। जी के पास जाऊं से पहले एक सवाल करना चाहता हूं। जी, नीति आयोग की बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते, क्या ये आपको आत्ममूल्यांकन के लिए बाध्य नहीं करता? नहीं, किस अगर संसद भवन के लोकार्पण के संदर्भ में आपने दलील दी, गृह मंत्री जी ने अपील की तो थी, राजनाथ सिंह जी ने अपील की तो थी, माननीय जेपी नड्डा जी ने भी बोला तो था, पर हम अतीत में ऐसी अपीलें नहीं सुनते थे। हम सुनते थे उन्होंने फोन किया, व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया। एक इस प्रकार का संस्कार, इस प्रकार की परंपरा देश में रही। क्या आपको लगता है कि ये लोग अब इस लायक नहीं रहे कि इनको फोन वोन किया जाए? ये किस परिप्रेक्ष्य में आप बोल रहे हैं हिमांशु जी? मुझे एक उदाहरण बताइए जब इस पर बात हुई हो। क्या पहले कोई संसद बना? क्या इसके पहले किसी भवन के लोकार्पण पर ऐसा विवाद भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया, या कांग्रेस ने इसके पहले कोई ऐसा विवाद क्रिएट किया हो अटल जी के समय में? एक घटना का उदाहरण दीजिए मेरे को। आज ये संसद जो था, ये संसद देश के गौरव का विषय था ना जी, और इसके लिए हमने वहां पर यदि बनाया जी, तो जो ये कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम सोनिया गांधी जी के घर जाते हैं पूछने के लिए जी। कि आप बताइए किसके हाथ से लोकार्पण होगा, जी, और सोनिया गांधी तय करती। ये स्पीकर का वो है ना पावर, स्पीकर ने तय किया ना वहां पर। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं, एक उदाहरण मुझे ये समझे क्या होता था, जहां का आप उदाहरण दे रहे हैं मैं वो बता देता हूं। जी, पहले जब संसद में किसी तरह का विरोध होता था, जी, तब स्वाभाविक रूप से बातें होती थी, और आज भी वो परंपरा है। आज भी जो संसदीय दल के नेता एक दूसरे से बात करते हैं, विषय पर जो है अपना समझौता करते हैं और फिर संसद को चलाते हैं। और विभिन्न विषयों पर ऐसी आज तक मुझे तो कोई घटना ध्यान नहीं है कि जिस पर जो है अटल जी ने जो है सोनिया जी को फोन किया हो कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन होने वाला है और इसका उद्घाटन कैसे होगा और आप बताइए कैसे होगा, और वो मना किया। ऐसा भी कोई इशू नहीं आया आज तक। ये तो पहला अवसर हमने भी देखा कि देश के इतने बड़े संसद, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है और जिसका जो है 2.5 महज इतने रिकॉर्ड समय में जो बना है, उस रिकॉर्ड समय में बनने वाला इतना तो आपका क्या आकलन है के मिश्रा जी? अब अपन समापन बिंदु पे चले जी, बहिष्कार का दाम लगा जी। आपको, कितना फायदा कितना नुकसान? देखिए, ये हमारे फायदे और नुकसान का विषय नहीं है जी, हिमांशु जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट करूं जी, ये 140 करोड़ जनता का गौरव, उनको जो गर्व महसूस हुआ जी, कि आज हम उस गुलामी से वो जो स्वतंत्रता के बाद जी, जिस हम वहां पर सदन चला रहे थे, वो एक अंग्रेजों की बनाई हुई थी। आज उससे अलग हटके आज हम जो है स्वतंत्रता के बाद अपने जो है देश का बना हुआ संसद, अपने देश के पैसे, अपने देश के मजदूर, अपने देश के जो श्रमिक, अपने देश के टेक्नोलॉजी, अपने देश की सारी चीजें, उस पर ये जो भव्य इमारत जो बनी है, जो संसद मिला है, उनमें जनता की खुशी हो, जी, जनता को एहसास हो कि अपनी गौरवमयी संस्कृति क्या थी, जनता को एहसास हो आज उसमें जिस ढंग से चीजों को उकेरा गया है और जिस तरह का स्वरूप उसके अंदर आया है, हर जिले की लकड़ी या कोई ना कोई सामग्री लगी है। निश्चित तौर से एक प्रयास किया गया उसमें कि इस देश की 140 करोड़ जनता उसमें अपना गर्व महसूस करे। और ठीक है, जिनको उस अवसर में अपना पार्टिसिपेट करना था तो वो भी जो है इतिहास उस पर भी लिखेगा और इन पे भी लिखेगा जो लोग बहिष्कार करके गए। तो इतिहास इन पर लिखेगा। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए हनुमान जी वापस आपके पास रुक करता हूं। 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब बना, आपने उसका बहिष्कार कर दिया। इतिहास लिखा जाएगा तो इन्हीं पन्नों के साथ में लिखा जाएगा। कोई बड़ी कीमत तो नहीं चुकाई जाएगी, या आपको लगता है आने वाला भविष्य आपके इस कदम के साथ खड़ा हुआ? न जाने क्यों एक शेर याद आ रहा है जी, खानदान की रईस हैं और मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जी, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। जी, तो औसत बुद्धि लगता है पूरे गैंग की प्रॉब्लम है। और मैं अपनी बात को क्वालिफाई करूंगी, जो लोग कहते हैं कि पहले की जो संसद थी वो परतंत्रता का प्रतीक थी, हमारे देश के मजदूरों ने बनाई थी, उन्हीं का खून पसीना और आंसू उसमें गए थे, इसी देश की मिट्टी और ईंट उसमें लगी थी। तो ये जो औसत बुद्धि की बातें हैं कि अब बना है और पहले नहीं था, तो ये शर्मिंदगी की बात है। जब कलेक्टर होता है तो तहसीलदार किसी चीज का उद्घाटन नहीं करता, लेकिन ये काला अध्याय राष्ट्रपति के होते हुए भी
और उपराष्ट्रपति के होते हुए भी वरीयता के क्रम में नंबर 3 पर के प्रधानमंत्री ने किया है। पर प्रधानमंत्री सिर्फ पट्टिका पर अपना नाम लिखाना चाहते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, शांति की अपील करते नहीं, जनता 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 नंबर नंबर नंबर, ये हेकड़ी और अहंकार, इसी को कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को धकिया के बाहर किया है। मध्य प्रदेश करने वाला है और इस अहंकार और इस अकड़ और इस हेकड़ी और इस तानाशाही से आप इस देश को आगे तो नहीं ले जाएंगे, पाषाण युग की तरफ जरूर ले जाएंगे, लेकिन इस देश के लोकतंत्र पर गर्व है, वो ऐसा होने नहीं देगा। वो ऐसा होने नहीं देगा। अनुमा जी को भरोसा है कि उनके कदम को भविष्य में समर्थन मिलेगा। मैं आऊंगा मिश्रा जी आपके पास, शर्मा जी आखिरी टिप्पणी के लिए जब कार्यक्रम का समापन करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ में किशोर झा जी हैं। उनका विषय थोड़ा सा दीगर है। वो इस बात से नाराज हैं कि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, आपने बताया था नहीं यहाँ पे शर्मा जी, कि सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाई, सुप्रीम कोर्ट में जीत के आए फिर भी मुंह की खा गए। किशोर जी का तो दर्द इस बात को लेकर है। नहीं भाई रुकिए तो सही, किशोर जी की टिप्पणी तो लेने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। मैंने कह दिया आखिरी बात, किशोर जी आखिरी बात आपसे ही होगी, आप भरोसा रखिए ना। भाई सत्तारूढ़ दल के आप प्रवक्ता हैं, कैसे आपकी बात को अधूरा छोड़ देंगे आप? पर बाकी लोगों के लिए कुछ तो गुंजाइश छोड़िए। आपके पास विपक्ष की गुंजाइश ना रहे, पर मेरे कार्यक्रम में तो रहने दीजिए। किशोर जी मेरे साथ में है, तो किशोर जी आपसे जानना चाहता हूं, नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार क्या सोचकर किया है? बार बार ये सवाल जहन में आता है, इससे हासिल क्या कर लेंगे आप? थोड़ा सा इसके संदर्भ में दे दें, ये दांव आपको क्या दे देगा? देखिए शर्मा जी, अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार पैनल में बैठे हैं श्रवण जी, उनकी बातों पे कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं ये जी। और जब अपनी बारी आती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रातों रात बदल देते हैं जी। संवैधानिक पीठ जिसको खुद सीजेआई ने जो है माननीय मुख्य न्यायाधीश ने जो है हेड किया था, उस पैनल के फैसले को बहुत ही बेशर्मी के साथ और बहुत ही डरे हुए उसके मन के साथ जो इन्होंने बदल दिया। और तो जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो कहानी सुनाई थी ना चौथी पास राजा की, उस कहानी को चरितार्थ किया इन्होंने। और जहां तक इन्होंने बताया कि देखिए कितनी बड़ी फर्जीवाड़ा करने वालों की पार्टी है, मतलब एकदम चारों तरफ इनके ना फर्जी औरा और फर्जी काम और फर्जी दावे होते हैं जी। इन्होंने 2013 में 14 में इन्होंने पूरे देश से लोहा इकट्ठा किया कि हम सरदार पटेल की प्रतिमा बनाएंगे जी। पूरे देश से लोहा इकट्ठा किया जी। वो लोहा पता नहीं कौन से कबाड़ी को बेचा है जी। और उसके बाद वो जो मूर्ति बनी वो चाइना की किसी कंपनी ने चाइना में से बना के भेजी जी। तो इस प्रकार का फर्जीवाड़ा देश के लोगों के इमोशंस के साथ खेलने का काम भाजपा करती आई है और लगातार करती रही है। अब जो ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने संसद भवन ये बना दिया और आज तक ऐसा हुआ नहीं, इतिहास है ये, जब लाल किले की प्राचीर से जब झंडा फहराते हैं तो भाई एक नया लाल किला भी बना लिया जाए, क्योंकि ये भी मुगलों ने बनाया है। आप इनके हिसाब से जो आक्रांता थे उन्होंने बनाया है, तो मुझे लगता है वो भी कर लेना चाहिए इन्हें। और जहां जहां हो सके प्रधानमंत्री का नाम, देश के हर पेट्रोल पंप पे प्रधानमंत्री जी की फोटो तो लगी हुई है, अब उनका नाम की पट्टी जो है हर चौक चौराहे पे लगा देना चाहिए। देश में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो एक ही रेल का उद्घाटन जो है बार बार हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन करने पहुंच जाते हैं, और देश का रेल मंत्री जो है वो बैठ के जाने किस मामलों पे बात करता है, और देश के प्रधानमंत्री रेलों का उद्घाटन। किशोर जी आप भी कमाल हो, आपसे सवाल मैंने किया नीति आयोग के बहिष्कार से क्या हासिल करोगे, आपने इसे छोड़ के बाकी जितने विषयों पर टिप्पणी हो सकती थी ना उसमें आपने टिप्पणी कर ली। आपके पास है नहीं क्या इसका जवाब कि भाई नीति आयोग के बहिष्कार से हासिल क्या होगा? उससे पहले मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जो कानून मंत्री इनके किरेन रिजिजू लगातार 2 साल से सुप्रीम कोर्ट और उनकी जो व्यवस्था है उसके ऊपर लगातार हमलावर रहे, जो इनका आईटी सेल जो है सुबह से शाम तक सीजेआई के बारे में जाने क्या क्या लिखता है जी, वो पार्टी जो है जिस पार्टी ने देश भर के घोटालेबाजों को, देश भर के बलात्कारियों को, देश भर के यौन अपराध के जो अपराधी हैं उनको जो अपनी पार्टी में इकट्ठा कर लिया है, और उसके बाद जब ये दूसरे लोगों को, दूसरी पार्टियों को ज्ञान देते हैं तो बड़ा ही हास्यास्पद रहता है। और जहां तक नीति आयोग के मीटिंग के संबंध में मैंने आपको बताया पहले भी कि नीति आयोग जो पहले
पहले इनका जो आयोग था उसका नाम बदल के इन्होंने नीति आयोग किया था जी। वो नाम बदलने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से सत्ता में नीति आयोग पूरी तरीके से पंगु कर दी गई है जी। वो जो पंचवर्षीय योजनाएं देश के लिए बनाती थी वो संस्था जो देश के विकास का विजन लोगों के सामने रखती थी और उसको इम्प्लीमेंटेशन करती थी उस संस्था के ये हालात हैं कि वो 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा जो है इन्होंने 2014 में किया था और आज तक एक स्मार्ट सिटी नहीं बना पाई है। आज तक देशवासियों के सामने जो है इन्होंने वाराणसी को क्योटो बनाने का वादा किया था। आज प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप नहीं कर पाए ये लोग। ये मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये आपकी दलील पे आप जो दलील दे रहे हो ना ये आपने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों को समझा ही नहीं भाई। अरविंद केजरीवाल ने दलील ये दी कि भाई मेरे यहाँ अध्यादेश ला दिया इसलिए मैं शामिल नहीं हो रहा। भगवंत मान ने कहा कि मुझे 3600 करोड़ नहीं मिल रहे मेरे हिस्से के इसलिए नहीं हो रहा। आप इन दोनों विषय पे नहीं बोल रहे। आप इसके अलावा बता रहे हो नीति आयोग कुछ है ही नहीं इसलिए नहीं हुए। तो थोड़ा सा अपने नेताओं से आप बात जरूर करना भाई, एक कारण ठीक ठीक बताया करें और ना हो तो आपसे क्लास जरूर लिया करें। बहरहाल मैं आखिरी टिप्पणी के लिए अब श्रवण जी आपके पास आता हूं। एक बात क्या आप महसूस कर रहे हैं कि अब राजनीतिक दलों में एक दूसरे के प्रति सद्भावना तो दूर की बात है, सामान्य सद्भाव भी नहीं बचा। कौन कितने कटु शब्दों का इस्तेमाल कर ले दूसरे के प्रति, इसकी होड़ मची है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करने देता। कितना असम्मानजनक लहजे में बोला जा सके एक होड़ हो गई है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में हो, चाहे किसी मुख्यमंत्री के संदर्भ में हो, चाहे पार्टी के परस्पर प्रवक्ताओं का आपसी संवाद हो। आपने तो 5 दशक से ज्यादा का सार्वजनिक जीवन जिया है। आपसे टिप्पणी इस बात को लेकर चाहिए, एक दूसरे का ही बहिष्कार करने का भाव आ गया। दलों की बात और कार्यक्रमों की बात तो छोड़िए, इस पर कुछ कहिए ना श्रवण जी। नहीं, मैं कुछ कहूंगा तो फिर शर्मा जी कहेंगे कि मेरी मानसिकता पर उनको तरस आता है, तो डर लगता है कुछ भी बोलने में। क्योंकि देखिए, मैं जो मूल विषय है हिमांशु जी, उसके बारे में 2 लाइनें बोलना चाहता हूं बस। आपका मूल विषय है कि क्या हासिल किया विपक्ष ने। जी अपन भाषा पर नहीं जाए क्योंकि ये भाषा तो अब और कटु होने वाली है। जी। जब देश तानाशाही की तरफ बढ़ता है तब भाषा लगातार कटु होती है, तो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। जी। और दुख की बात यह है कि जो भाषा है प्रधानमंत्री की नहीं है, वो भाषा नीचे तक, जिसको कहते हैं ना, ग्राउंड लेवल तक उभर आई है, जी। जमीन तक पहुंच गई। जी। नीति आयोग के बहिष्कार से विपक्ष ने क्या हासिल किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। जी। यह हासिल किया कि भारतीय जनता पार्टी भी अब विपक्ष की चिंता नहीं करते हुए जनता तक सीधे जाना चाहती है। अब विपक्ष भी जनता तक सीधे जाना चाहता है। वो जनता तक अब सरकार के माध्यम से नहीं जाना चाहता। 10 महीने बचे हैं हिमांशु जी, जी। इस सरकार का कार्यकाल समाप्त होने में। देखिए क्या दाद दे रहे हैं मेरे कहे की। शर्मा जी उन्होंने बात जो कही वो इस 5 साल के कार्यकाल के संदर्भ में है ना। एक बार श्रवण जी की बात को सुनिए। जी श्रवण जी। नहीं, मैं 5 साल के संदर्भ में ही कह रहा हूं जी। मैं अगले 5 साल का नहीं कह रहा हूं। उसका तो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया है जी कि क्वाड की बैठक है और 2047 तक का कार्यक्रम घोषित कर दिया है उन्होंने जी। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी के साथ हूं पूरे उनके कार्यक्रम में और पूरे कार्यकाल के लिए। मैं तो केवल इस कार्यकाल की बात कर रहा हूं कि 2024 में प्रधानमंत्री को हो सकता है विपक्ष मिले ही नहीं, खत्म कर दें पूरा, नया विपक्ष मिले। तो मैं इस कार्यकाल की बात कर रहा हूं जी। मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूं आपके श्रोताओं को, नहीं तो वो रह जाएगी बात। इन्होंने हनुमा जी पर टिप्पणी की सेना को लेकर कि सेना का क्या यही, सेना के प्रति उनका क्या यही रवैया है।
जनता का, देखिए मैं जनता का सेना के प्रति क्या रवैया उसके लिए सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं, पुलवामा का। जी। और वो किसी अगली डिबेट में शर्मा जी से जवाब मांगिएगा कि दक्षिण भारत के पंडितों को लाने के लिए तो विमान उपलब्ध हो गए, दक्षिण भारत से दिल्ली तक लाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट, 5 स्टार फैसिलिटीज, जम्मू से श्रीनगर सैनिकों को ले जाने के लिए 4 महीने तक फाइल अटकी रही और हमारे 40 जवानों की मौत हो गई। और हमारे पूर्व राज्यपाल जो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर एक शब्द कोई बोलने को तैयार नहीं है। सेना का जितना सम्मान इस देश की जनता करती है वो शायद कोई नहीं करता होगा। इसलिए मैं अनुमा जी से माफी मांगता हूं कि आपके प्रति अगर कुछ इस डिबेट में असम्मान और सेना के प्रति किया गया है तो वो ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। श्रवण जी ने काफी सारी बातें कह दी, लेकिन मेरे पास में अब कार्यक्रम का समय वस्तुतः तो खत्म हो गया और मैंने वादा किया था कि के शर्मा जी को आखिरी टिप्पणी देने का मौका जरूर मिलेगा। के शर्मा जी, सारी बातचीत के केंद्र में आप ही आ गए, आपका ही लहजा हो गया। तो मुझे पता है 3 विपक्षी बैठे हैं तो यही होना है। और श्रवण जी को तो अपनी बात कहनी है जी। श्रवण जी से यदि मैं ये पूछ लूं कि मैंने कौन सा अपशब्द बोला तो शायद नहीं बता पाएंगे जी। मैंने इतना ही अनुमा जी को कहा, कोई सफाई देने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन श्रवण जी ने क्योंकि ऑन एयर ये चीज कही है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है जी। वरना मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है अपनी भाषा पर जी। क्योंकि मैंने कोई अपशब्द नहीं बोला। मैंने इतना ही कहा है कि यदि आप सेना में रही हैं तो जब सेना के जनरल को कांग्रेस के लोगों ने गली का गुंडा कहा जी, तब आपकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? जी। जब सेना के लोगों पर इस तरह की भाषा आती है तब आपकी प्रतिक्रिया यदि सेना में है तो आपको निकलनी चाहिए। और आप एक चुनी हुई सरकार को यदि गैंग कहती हैं तो सेना में रहते हुए आपकी भाषा ऐसी कैसे हो सकती है? ये कौन सा संस्कार सेना से आपको मिला कि आप एक चुनी हुई सरकार जिसमें प्रधानमंत्री से लेके पूरा कैबिनेट मंत्री तक बैठा है और उसको आप गैंग कह रही हैं? गैंग का अर्थ तो हिमांशु जी आप भी समझते होंगे और शायद आपके सारे श्रोता भी समझ रहे होंगे जी। तो ये कैसा संस्कार है? खैर मुझे उस पर नहीं जाना, मैं इसलिए रिपीट किया कि श्रवण जी शायद नहीं सुन पाए हो, गलतफहमी में हो तो अपनी वो ठीक कर ली। दूसरी बार उन्होंने कहा कि अभी एक मित्र मेरे कह रहे थे कि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया केजरीवाल साहब के जो पार्टी के हैं। अरे जनाब, फर्जीवाड़ा के मामले में, शराब घोटाले के मामले में आपके 2 मंत्री जेल पर हैं अभी। एक हवाला कांड में है, एक शराब घोटाले में। और जिस ढंग की आपने शब्द कहा कि गुंडे मवाली, कितने मंत्री आपने बदले? राशन कार्ड बनाने के लिए आपका एक मंत्री क्या क्या कर रहा था उसकी सारी वीडियो पूरे उसने देखी और उसको क्लीन चिट दे रहे थे केजरीवाल, अंत में हटाना पड़ा ना। आपने फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में अपने मंत्री को हटाया ना। ये सारे सर्टिफिकेट आप ही के केजरीवाल देते थे ना। कट्टर ईमानदार जिसको कि भारत रत्न मिलना चाहिए, जिसको डिमांड कर रहे थे, वो आज जेल में है आपके यहाँ। तो और न्यायालय से कोई हमने नहीं डाला है जी, न्यायालय से उनको जो है बेल नहीं मिल रही है, 1.5 साल 1.25 साल से पड़े हुए हैं जी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कौन घोटालेबाज है ये सबको पता है। अभी अभी अनुपमा जी ने एक बात कही जी कि तीसरे नंबर के उन्होंने किया। पहली चीज तो मैं आज एक आपके चैनल में एक विषय भी रखना चाहता हूं हिमांशु जी कि ये मुझे ये बता दें कि कहां पर ये लिखा हुआ है कि कोई यदि संसद भवन बनेगा या कोई भवन बनेगा तो उसका लोकार्पण ये व्यक्ति करेगा, ये व्यक्ति करेगा और इस भवन का ये व्यक्ति करेगा जी। ये कहीं पर है नोटेड जी। और यदि ये नैतिकता की बात और परंपरा की बात करते हैं तो आपके ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण। और किसने किया? वो सोनिया गांधी ने किया, राहुल गांधी ने किया जी। और स्पीकर जो है नीचे बैठे रहे उसमें, उस कार्यक्रम में। आप तो गवाही होंगे जी, निश्चित तौर से आपके यहां है जी। तो किस हैसियत से किया सोनिया गांधी ने? क्या थी सोनिया गांधी? क्या थी सोनिया गांधी? सरकार में उसमें एक सांसद ही तो थी। तो आप सांसद से जो है विधानसभा भवन का करा सकते हैं उद्घाटन, और जिसमें आप यहां के जो राज्यपाल हैं वो भी एक आदिवासी महिला थी, उनको आप इनवाइट तक नहीं करते हैं।
तो आप जो है किस नैतिकता की पाठ हमको पढ़ाना चाहते हैं, कौन सी परंपरा समझाना चाहते अब हैं? क्या है शर्मा जी, मेरा समय हो रहा है समाप्त। आपने दलीलें तो सारी दे दी, पर एक बात कहना चाहता हूं आपसे। भाई कांग्रेस के संदर्भ में तो आप देश को ये बता के ही तो सत्ता में आए ना कि इन्होंने ठीक काम नहीं किया। जब इन्होंने ठीक काम नहीं किया तो उनके किए हुए कामों का हवाला देके आप अपने काम को जायज क्यों ठहरा? हवाला इस पे नहीं दिया सर, मैं- मैंने नैतिकता के दिया है, और जो हमने किया है हमने तो मैंने वही तो पूछा- सवाल है कि कांग्रेस ने अगर गलत किया तो कम से कम उस गलत उदाहरण के कारण अपना किया जायज क्यों ठहराए? कुल मिलाकर आपकी दलील सही ये है कि भाई कहीं नहीं लिखा बिल्कुल। कि किसका उद्घाटन कौन करेगा। लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार था, उन्होंने जिसका मन चाहा उससे उद्घाटन कराया। अब जिसको ऐतराज है वो जनता के बीच में जाएगा। श्रवण जी ने बता दिया, भाई सबने फैसला कर लिया है, अब किसी को कहने सुनने से कुछ नहीं होगा। अब जो भी फैसला लेना है वो जनता को लेना है, क्योंकि शर्मा जी ने भी बोल दिया हमें तो जनता का साथ चाहिए। श्रवण जी ने बता दिया, अब बाकी विपक्षियों को भी जनता से ही उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि जनता 10 महीने बाद जब अपना फैसला लेगी तो उस फैसले को सारे दल शिरोधार्य मानते हुए स्वीकार करेंगे, क्योंकि जनता तो हर बार फैसला ले रही है, पर जिनके पक्ष में फैसला नहीं आता है वो उसे मानने के लिए तैयार नहीं है, और जिनके पक्ष में फैसला आता है वो बाकी किसी की मानने के लिए तैयार नहीं। पर लोकतंत्र की परिकल्पना ऐसी नहीं थी। लोकतंत्र की परिकल्पना में जो महत्व सत्ता पक्ष का था उससे कहीं अधिक महत्व विपक्ष की आवाज का था। विपक्ष की आवाज को सुना जाना चाहिए, पर विपक्ष को चिल्लाना चाहिए, इसको लेकर सवाल रहेगा। तो क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष इस देश में अपनी मर्यादाओं को पहचानेंगे और इस देश के अमृतकाल की जो बात हो रही है उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे? ये यक्ष प्रश्न है, इसको उत्तर आने वाला समय देगा। आप सभी मेहमानों को धन्यवाद आज की इस गरम बहस का हिस्सा बनने के लिए। अमूमन हमारी बहस ऐसी रहती नहीं है, किसी को अखर गया हो तो उसका मुझे व्यक्तिगत रूप से खेद है, पर जो भी है विमर्श है, देश का माहौल ऐसा है। बहरहाल अब समय है आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर कहता है कि दूरियां सिमटने में देर कुछ तो लगती है, कि दूरियां सिमटने में देर कुछ तो लगती है, रंजिशों के मिटने में देर कुछ तो लगती है। अमजद इस्लाम अमजद ने जो ये बात कही थी ये वर्तमान में मुफीद है। 10 महीने लगेंगे भाई दूरियों को निपटने में, चुनाव होने दीजिए, परिणाम आएगा, फिर सब साथ दिखेंगे। इस उम्मीद के साथ मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सादा प्रणाम।